धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टेसी कोड 2016 के आधार पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करेंगे, आइए उसको देखते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए फौरन सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करें। इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टेसी कोड 2016 का महत्वपूर्ण प्रश्न। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सोल्व करने चल रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है 15 नंबर। देखेंगे मिस्टर रमेश का क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर लिखा है, मिस्टर रमेश हैड on 31st March 2018 assets of rupees 66,000 including machinery valued in the books at rupees 6,000, estimated to realize 70% of the book value, and furniture valued rupees 2,000 estimated to produce 40%. He also had liabilities rupees 40,000, of which rupees 3,000 were fully secured against the machinery and liabilities of rupees 1,000 were secured against furniture. He filed his petition in insolvency and estimated his deficiency to be rupees 20,000 before taking into account the following outstanding liabilities. इसका मतलब हुआ मिस्टर रमेश ने अपनी इन एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में जानकारी दी, लेकिन उनको ये जानकारी वेजेज, रेंट, सैलरीज, इनकम टैक्स, जीएसटी एंड हाउस टैक्स एंड कंपनजेशन पेबल अंडर वर्कमैन कंपनजेशन एक्ट रुपीज 300, इसके बारे में जानकारी बाद में मिलती है। तो इसका मतलब ये होता है कि मिस्टर रमेश अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इस इंफॉर्मेशन से बनाते हैं। यहाँ तक फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज तक की इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण मानी जाएगी इस प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर इनकी इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखेंगे और इन्होंने क्या लिखा है, क्या कहा है, उसको पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा। सबसे पहले प्रश्न को हम यहीं रखेंगे, इसके ऊपर ही सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ध्यान से देखिए। इस तरह से बैलेंस शीट बनाएंगे, ऐसे बैलेंस शीट आएगी हमारे सामने इस तरह से। तो बैलेंस शीट दिखाने के लिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले इन्होंने बताया हमारे पास 66,000 की टोटल एसेट्स है, जिसमें से मशीनरी है यानी मशीन 6,000 की है और फर्नीचर 2,000 का है। अदर एसेट्स कितनी बची, जब 66,000 टोटल है तो उसमें से 8,000 यानी 8,000 रुपये निकल जाएंगे, तो 58,000 यानी 58,000 बचेंगे। ये हमारी अदर एसेट्स के नाम से लिखा जाएगा। और इस तरफ जब पहुंचते हैं तो इन्होंने कहा है कि इनके पास फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है 3,000 यानी जो लाइबिलिटी टोटल है वो 40,000 की है, जिसमें से 3,000 फुली सिक्योर्ड है जिनके पास मशीनरी गिरवी पे रखी है, और 1,000 रुपए के पार्टली सिक्योर्ड हैं जिनके पास फर्नीचर रखा है। अभी फुली क्यों है, क्योंकि मशीनरी का जो दाम है वो देखेंगे तो 6,000 का है मशीनरी पूरी वैल्यू उसकी, लेकिन उसे मिलेंगे 70% यानी कि 70% यानी 4,200 रुपये। अगर मशीन को बेचेंगे 4,200 प्राप्त होगा, जबकि लोन यानी कर्जा मिस्टर रमेश का 3,000 का है। तो जिससे 3,000 रुपये इन्होंने लिए हैं, उनके पास इन्होंने मशीन 6,000 की गिरवी पर रखी है, जिसको बेच करके उस आदमी को 4,200 रुपये प्राप्त होंगे। इसका मतलब है उस व्यक्ति का जो कर्ज है वो पूरी तरह सुरक्षित है, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। इसलिए फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होता है 3,000 रुपये, और ये 1,000 इनके पास ये फर्नीचर गिरवी पर रखा है, इसको बेच के 40% यानी कि इसका 40% 800 रुपये होता है। तो जिससे इन्होंने 1,000 रुपये लोन लिया, कर्ज लिया है, उससे उसके पास इन्होंने 800 रुपये की चीज गिरवी पर रखी है, जो कि पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे किसको, मतलब इस अमाउंट को किस तरह से लिखेंगे। टोटल लाइबिलिटी को नहीं भूलना है, टोटल लाइबिलिटी 40,000 की है।
इसको जब हम दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे। 40,000 के क्रेडिटर्स, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 3,000, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 1,000, 40,000 टोटल है, जिसमें से 4,000 रुपए के क्रेडिटर्स निकल जाएंगे तो 36,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बचेंगे, जिनके पास किसी प्रकार की सामग्री, किसी प्रकार की एसेट्स गिरवी पर नहीं है। अब हमारे पास, अब हम डिफरेंस करेंगे इसका, 66,000 में से इस 40,000 को निकाल देंगे, इन तीनों को, तो हमारे पास 26,000 बचेगा, जिसका नाम होगा एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, और दोनों तरफ 66,000 लिख दिया जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यू शेप में इसको बनाया जाएगा, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी हमें पहले ही पता है। अब देखेंगे इसको कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर रमेश, यहाँ पर देखेंगे किस तरह से डेट वगैरह डालेंगे, और ग्रॉस लायबिलिटी, लायबिलिटीज, एक्सपेक्टेड टू रैंक, एसेट्स एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। यह जो है कभी कभी बच्चों को एग्जाम में याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, इसको आपको नहीं भूलना है। सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए 36,000 लिखेंगे, इसे ही लिखेंगे, इस वाले को, यहाँ पर जो 36,000 है। फुली इसको लिखेंगे लिस्ट बी में, इसको लिखेंगे लिस्ट सी में। किस तरह से? इस तरह से देखिए, ऐसे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी 3,000, सिक्योरिटी इनके पास 4200 की मशीन जो बेचा गया 70% वो है। सरप्लस टू कॉन्ट्रा 1,200 रुपए यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि 3,000 रुपए 4200 में से निकालने के बाद जो 1,200 रुपए बचेंगे वो क्रेडिट साइड, इधर कॉन्ट्रा साइड में चले जाएंगे, इधर, इसको बाद में समझेंगे। फिलहाल अभी पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी, जो कि यहाँ पर पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ पे लिखे गए हैं 1,000 के। इनके पास ये फर्नीचर गिरवी पे है, जिसको बेच के 800 रुपए प्राप्त होंगे। तो इस तरह से इनको देखेंगे। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी 1,000, और इसमें सिक्योरिटी घटाएंगे 800 का, तो 200 के क्रेडिटर्स बचेंगे। ध्यान रखेंगे, पार्टली सिक्योर्ड के जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको हम कॉलम में दिखाते हैं, लेकिन फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सरप्लस टू कॉन्ट्रा होता है, जिसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी में कोई जानकारी नहीं है, इसको ब्लैंक रखेंगे। फिलहाल ग्रॉस लायबिलिटी 1,000 एंड 3,000 को शो किया जाएगा, और अनसिक्योर्ड को भी शो करेंगे, टोटल कर देंगे, और यहाँ पर टोटल हमारा 40,000 का प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पर होगा हमारा 36,200। इसी को हम यहाँ से इस तरह से चलेंगे, ऐसे करके, इस तरह से ऐसे चलेंगे, ऐसे करके, और इस तरह ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो किस तरह से आगे बढ़ाएंगे इसको ध्यान से देखेंगे। डेफिशिएंसी, क्योंकि इन्होंने अपनी पहले ही यहाँ पर बता रखी है कि भाई हमारी डेफिशिएंसी 20,000 रुपीज की पहले ही बताई गई है, इसको रखेंगे यहाँ पर। डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच 20,000, और इस रकम को जब टोटल करेंगे 36,200 यहाँ भी लिखेंगे, इसमें से इसको घटा के यहाँ पहुँचेंगे 16,200 पर। फिर हमारा यहाँ पर होगा सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा 1,200, इस रकम को दिखाएंगे। लिस्ट बी को याद रखेंगे, लिस्ट बी सरप्लस टू कॉन्ट्रा को यहाँ लिखा जाता है सामने। इसके ऊपर लिस्ट जी आती है, फिर एफ आता है, और यहाँ पर होती है प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई में ये हमारी सन्ड्री एसेट्स होंगी यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों तो गिरवी पर रखे हैं, लेकिन ये हमारे पास खाली है, तो 58,000 को हम यहाँ पर लिखेंगे, और उसकी कितनी वसूली होगी इसकी जानकारी लेने के लिए हम ऐसे चलेंगे, इस तरह से, ऐसे। अब हमारा काम होगा 36,200 में से 20,000 यानी 20,000 को माइनस करेंगे, तो हम पहुंचेंगे 16,200, 16,200 पर। यहाँ से सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा लिखेंगे 1,200 रुपये, तो 16,200 में से 1,200 घटाएंगे, क्योंकि हमारे पास लिस्ट जी और एफ नहीं है, ब्लैंक है, तो 16,200 में से 1,200 घटाने के बाद यहाँ पर जो रकम बचेगी 15,000 रुपये आएगा। इसका मतलब ये है कि 58,000 का जो एसेट्स इन्होंने बताया है उसको नीलाम करके, बेच करके 15,000 यानी 15,000 रुपये ही प्राप्त होंगे। इसके बाद
इसका जो मकसद है वह यही जानना है कि 58,000 को बेच करके इस एसेट्स को, जिसकी कीमत 58,000 है, आखिर कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर ये पता लग चुका है कि 58,000 रुपए प्राप्त होंगे। इसके बाद एक वर्किंग होगी जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम शामिल करेंगे। वर्किंग हमारे सामने स्क्रीन पर इस प्रकार से मौजूद है। यहाँ पर लिस्टिंग कर देंगे, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी एंड लिस्ट डी। जब हमारी इंफॉर्मेशन बुक के अकॉर्डिंग चलेगी तो हम यहाँ सबसे पहले पुराने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को लिखेंगे 36,000 को, जो कि ओरिजिनल स्टेटमेंट में हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर ए, यहाँ पर भी देख सकते हैं इसको, और बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं। पुराने जो क्रेडिटर्स हैं ये कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं रहेंगे। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम को और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन एडिशनल में है। वेजेज, वेजेज हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होता है जिसको हम लिस्ट डी में शामिल करेंगे इस तरह से। उसके बाद है रेंट, 800 रेंट की कोई गारंटी नहीं होती है, वो लिस्ट ए में जाएगा। इसके बाद है इनकम टैक्स जो 100 का है, तो इनकम टैक्स यहाँ देखेंगे तो ये कि क्योंकि इनकम टैक्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होता है, सरकारी पेमेंट है, इसको हम 100 को लिस्ट डी में शामिल करेंगे। इसके बाद है जीएसटी, क्योंकि राज्य सरकार के जो भी पेमेंट बकाया हो और स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी का भी हो, अगर म्यूनिसिपल का नहीं होना चाहिए, नगर निगम का नहीं होना चाहिए, स्थानीय कर अगर होता है तो उसको हम अनसिक्योर्ड मानते हैं। तो यहाँ पर जीएसटी प्रेफरेंशियल माना जाएगा। इसके बाद है हाउस टैक्स, हाउस टैक्स क्योंकि लोकल टैक्स होता है, इसको अनसिक्योर्ड मानेंगे। ₹50 का यहाँ पे है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ग्रॉस में भी और इसको एक्सपेक्टेड टू रैंक में दोनों में शामिल किया जाएगा। इसके बाद है वर्कमैन कंपनजेशन ₹300। वर्कमैन कंपनजेशन क्योंकि यह अधिनियम के मुताबिक दिया जाता है, तो एक्ट और अधिनियम के अनुसार अगर किसी प्रकार का भुगतान किया जाता है तो उसका पेमेंट करना बहुत अनिवार्य होता है, जिसको लिस्ट डी में शामिल किया गया है, कंपनजेशन 300। इस प्रकार से लिस्ट डी में 3,150 रुपये और लिस्ट ए में 36,850 टोटल एक्सपेक्टेड टू रैंक का, और ग्रोस का 36,850 यानी 36,850 का है। लिस्ट बी पुराना ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। लिस्ट सी में भी कोई परिवर्तन नहीं है। अब हम बनाएंगे रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब क्योंकि हमारे पास मैटर्स मौजूद हैं तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर रमेश, यहाँ पर लिखेंगे और डेट डाल देंगे। ग्रोस लायबिलिटी में 36,850 यही रकम लिखी जाएगी दोनों तरफ। फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में वही पुरानी रकम लिखी जाएगी जो पहले मौजूद थी, 3,000 रुपये माइनस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 4,200, सरप्लस टू कॉन्ट्रा पहले भी था और अब भी रहेगा। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 1,000 के थे जिसमें 800 की वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, वही है पुराना वाला ही। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बदल गए हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अभी हमने वर्किंग किया था तो हमें यहाँ पर मौजूद हुआ 3,150, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर 3,150 रुपये को इस तरह से, और इधर ग्रॉस में भी इसको लिखा जाएगा। फिर इनका ग्रॉस का टोटल करेंगे, हालांकि ग्रॉस के टोटल का कोई यूज नहीं होता है। फिर हम इसका टोटल करेंगे एक्सपेक्टेड टू रैंक का, जिसका यहाँ पे टोटल होता है 37,050 यानी 37,050 का। फिर हम इधर पहुँचेंगे एसेट्स में। हमारे पास सन्ड्री एसेट्स 58,000 के हैं जिसकी वसूली 15,000 रुपये हुई थी, इस बात की जानकारी हमें मिल चुकी है। उसके बाद बुक डेट्स पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है। सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा 1,200 रुपये का ये रकम ट्रांसफ़र कर ली जाएगी इधर, और 16,200 रुपये टोटल एसेट्स की वसूली हुई है, जिसमें से सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यानी कि लिस्ट डी के अमाउंट को हम लेस करेंगे, घटाएंगे। तो हमारे पास जो रकम प्राप्त हुई है इस वक्त 13,050 की प्राप्त हुई है, बचा है। जबकि हमारे पास जो क्रेडिटर्स हैं वो 37,050 के भुगतान करने हैं, तो हमारे पास कमी कितने की होगी? 37,050 में से 13,050 यानी 13,050 यानी 13,050 को घटाएंगे तो 24,000 यानी 24,000 का डेफिशिएंसी हमें प्राप्त होगा। ये हमारा असली यानी कि सही वाला जो हमारा आंसर है वो है 24,000। इसके बाद हम बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट किस तरह से बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं। डेफिशिएंसी अकाउंट जैसे कि हमने सबसे पहले जब बैलेंस शीट बनाया था
तो आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज 26,000। सबसे पहले इसी को लिखा जाएगा, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। यहाँ पर है डेफिशिएंसी अकाउंट, इसको हम रिवाइज्ड भी लिख सकते हैं, रिवाइज्ड डेफिशिएंसी अकाउंट। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी जो आया 24,000 आया, जो कि अभी अभी आपने देखा था। ये रकम कहाँ गया, यहाँ पर 24,000 की डेफिशिएंसी, उसको यहाँ लिखेंगे। इसके बाद जो हमने डेफिशिएंसी अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें ध्यान रखेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट दोनों तरफ इक्वल आता ही है। तो अब इसमें एसेट साइड, इधर क्रेडिट साइड में क्या रकम डालेंगे, यहाँ पर लॉस डलेगा एसेट्स का। 58,000 में 15,000 हमारा जो है कलेक्शन हुआ है, 43,000 का यहाँ पे लॉस हो गया, क्योंकि 58,000 की संपत्ति से 15,000 रुपए मिले हैं, तो 43 यानी 43,000 का नुकसान यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस ऑन सन्ड्री एसेट 43,000। उसके बाद हम मशीन के बारे में भी लिखेंगे, मशीन हमारी कितने की है। यहाँ पर देखेंगे तो मशीन के बारे में लिखा है 6,000 की मशीन है, 70% मिलेगा यानी 70%, यानी कि 4200 रुपये मिलेंगे, तो 1800 का नुकसान होगा। फर्नीचर 2000 का है, 40% यानी 800 मिलेगा, तो हमें 1200 का नुकसान होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन मशीन 1800 और लॉस ऑन फर्नीचर 1200। इसके बाद जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें जानकारी मिली थी, वेजेज, रेंट, सैलरीज, इनकम टैक्स, जीएसटी, हाउस टैक्स, कंपेंसेशन, ये तमाम जितने लॉसेज हमें बाद में प्राप्त हुए हैं, ये सब लॉस हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर लिखेंगे। लॉस बाय लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी के द्वारा हमें जो घाटा हुआ है वो ये सारे घाटे हमें नुकसान हुआ है। तो मिस्टर रमेश को 4,000 का टोटल नुकसान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर कुल मिला करके जो हुआ दोनों तरफ इक्वल हो चुका है 50,000। ये टू और बाई नहीं लिखते हैं इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे, टू और बाई का इस्तेमाल नहीं होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि कितनी आसानी से और कितनी जल्दी, महज 16-17 मिनट में ही हमने इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया। इसको समझने के बाद आप इस वीडियो को देख लेंगे, रुक करके देखेंगे, मतलब स्लो मोशन में भी देख सकते हैं इसको, लेकिन अच्छी तरह समझिएगा जरूर, क्योंकि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माना गया है। अगर आप इसको पिछले 3 या 4-5 साल का भी पेपर उठा के देखेंगे तो ये प्रॉब्लम 101% आपको कई बार मिलेगी। तो इस प्रकार से कॉन्फिडेंटली मैं कह रहा हूँ, इसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। 15 नंबर का प्रॉब्लम सीसीएस यूनिवर्सिटी का है ये, जो कि आता है एग्जाम में, 100% आता है। तो इसको आप समझेंगे और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक जरूर शेयर करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।